नमस्कार, मैं हूं सैयद सुहेल और आप देख रहे हैं ये भारत की बात है। होगी देश की हर बात, दिखाएंगे आपको देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरें। लेकिन उम्मीद करते हैं आप सभी पूरी तरह से स्वस्थ होंगे, फिट होंगे और सेहतमंद होंगे। तो आइए सबसे पहले शुरुआत कर रहे हैं रिपब्लिक की समिट से, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन से। आज इस सम्मेलन में खास मेहमान जो आए उनसे सबसे पहले तारुफ कराएंगे। आप देख रहे हैं हेमंता बिस्वा शर्मा मंच पर थे। अर्नब गोस्वामी ने उनसे सीधे सवाल पूछे। हेमंता बिस्वा शर्मा असम के दरअसल मुख्यमंत्री हैं और असम के मुख्यमंत्री पर जो विरोधी आरोप लगाते हैं वो ये कि असम के मुख्यमंत्री मदरसों पर बुलडोजर चला रहे हैं। असम के मुख्यमंत्री एंटी मुस्लिम हैं, मुसलमान विरोधी हैं, इस तरह के आरोप उन पर लगते हैं। तो आइए आप देख रहे हैं ये जो बुलडोजर चल रहे हैं, हेमंता बिस्वा शर्मा ने मदरसों पर बुलडोजर चलवाया। अर्नब गोस्वामी ने हेमंता बिस्वा शर्मा से पूछा क्या आप मुस्लिम विरोधी हैं, क्या आप जानबूझकर मदरसे पर बुलडोजर चलवा रहे हैं। तो सुनिए जरा हेमंता बिस्वा शर्मा ने अर्नब के सवालों का क्या जवाब दिया। कहा जाता है क्या हेमंता बिस्वा शर्मा न्यायपालिका को नहीं मानते, क्या न्यायिक व्यवस्था नहीं है, क्या ये योगी वाला अप्रोच है, मनमानी कर रहे हैं या फिर किसी लॉबी के लिए कर रहे हैं। तो इस पर आप जरा, आज पहली बार आप दिल्ली में आए हैं पूरे कंट्रोवर्सी के बाद, तो जरा इसको आप एक्सप्लेन कीजिए कि आपने ये अप्रोच क्यों ली। अभी मदरसा किसके लिए होता है कि आपको कुरान का शिक्षा देने के लिए मदरसा होता है। जी जी, मदरसा तो जिहाद करने के लिए नहीं होता है जी। द मोमेंट ए मदरसा इज बीइंग यूज्ड फॉर एबीटी और फॉर जिहाद, दैट मीन्स इट्स लॉस कैरेक्टर ऑफ द मदरसा। उसका आगे और मदरसा वो नहीं है। तो हमने उनका पब्लिक को जाके बात किया, देखिए ये तो अभी मदरसा नहीं है, ये तो अलकायदा का कार्यालय बन चुका है। आप इसको रखना चाहते हैं? नहीं साहब, तोड़ देना चाहता हूँ। तोड़िए। किसने कहा आपको तोड़ देना? पब्लिक ने तोड़ा है। नहीं, पब्लिक ने नहीं तोड़ा। पब्लिक ने तोड़ा। आपके सरकार ने तोड़ा। आप विजुअल देखिए। नहीं, आपके सरकार ने नहीं तोड़ा। हमने थोड़ा मोटिवेट किया। सरकार अब ये बात है, अब ये अप्रोच जो है, अभी अनुपम खेर जी आए हुए हैं इधर, वो भी बहुत मजा ले रहे हैं आपके बात की। ये अप्रोच तो आपकी यूनिक अप्रोच होगी। आप खुलकर मुख्यमंत्री हैं, आप कह रहे हैं हमने लोगों को मोटिवेट किया कि आप अवैध मदरसे को तोड़िए, मगर आप इस बात से हिचक नहीं रहे। स्वामी जी आप देख रहे हैं, अरे खुलकर कह रहे हैं। नहीं, इसको जरा आप समझाइए। आप अगर लोगों को देश प्रेमी होने में मदद मोटिवेट करता है, लोग देश प्रेमी बन जाता है, उसमें कहाँ कानून का प्रॉब्लम है। तो हमने लोगों को बोला भाई यहाँ मदरसा तोड़ो, हम आपको एक स्कूल बना के दूंगा। आपने लोगों को कहा? लोगों को कहा। तो लोगों ने पूछा सचमुच स्कूल बनेगा? हम बोला सचमुच स्कूल बनेगा, लेकिन आप लोग उसको व्यवस्था कीजिए। तो लोगों ने सुबह टीवी को बुलाया, फुल मीडिया व्यू में मदरसा तोड़ दिया। तो तोड़ दिया, आप क्या करें अभी। अगर मैं आपको कह रहा हूं, जो एक धारणा बन रही है, लोग कहने की कोशिश कर रहे हैं कि हेमंता बिस्वा शर्मा हैज एन एंटी मुस्लिम व्यू, जो एक सेक्युलर देश में ऐसी अप्रोच नहीं होनी चाहिए। और इस पर बातचीत हो रही है पिछले 2-3 हफ्तों से। आप देखिए एंटी मुस्लिम कौन है और डेफिनेशन कौन करेगा। अगर ओवैसी साहब करेगा तो मैं एंटी मुस्लिम, ठीक है, लेकिन देश पे अगर आप केरला का गवर्नर साहब को बुला के बोलता है हेमंता वो किया है, वो बोलेगा प्रो मुस्लिम। अभी देखना पड़ेगा हु इज डिफाइनिंग यू। मैं बोल रहा हूं कि आप मदरसा जाने से आप जुनाब बनेगा, मेरा स्कूल में आओ आप डॉक्टर बनेगा। तो मेरा हिसाब से तो मेरे से ज़्यादा अच्छा मुस्लिम का कोई दोस्त है ही नहीं। आई एम द ग्रेटेस्ट फ्रेंड ऑफ मुस्लिम। आप जुनाब बना रहा है, मैं डॉक्टर बना रहा हूं। आप मौलवी बना रहे हैं, हम बोला भाई मौलवी आपको अभी बनने का ज़रूरत नहीं, मौलवी है भारत में, कम होगा तो ज़रूर बनिए, बट फिलहाल आप इंजीनियर बनो। एक मुस्लिम लड़की को जाके बोलता हूँ कि 16 साल में आप शादी मत होइए, 5 साल का बाद बढ़िया से हैंडी कॉलेज, कॉटन कॉलेज से आप पोस्ट ग्रेजुएट कीजिए, इसका बाद आप शादी कीजिए। क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? मैं अगर बोलता हूँ भाई आप अच्छा खासा नौजवान है, आप 3 शादी मत कीजिए, आप 1 शादी कीजिए और वही बीबी को प्यार कीजिए, बहुत प्यार कीजिए, क्या मैं एंटी मुस्लिम हो गया? तो मैं भाषण में बोलता हूँ कि माई हार्ट गोज टू दोज लेडीज, दोज गर्ल्स हु शुड हैव बीन इन कॉलेज बट बियरिंग 5-4 चिल्ड्रेन एट द एज ऑफ 19। तो बोलना तो पड़ेगा, नहीं बोलने से समाज कैसे सुधर होगा। कोई मुसलमान ओवैसी का प्रॉपर्टी नहीं है,
मुसलमान भारतवासी है और भारतवासी को रास्ता दिखाना हर भारतवासी को दायित्व और कर्तव्य है। ये आप ओवैसी का मॉडगेज मत कीजिए मुसलमान को, ये गलत अप्रोच है। आपको ओवैसी के साथ पर्टिकुलर प्रॉब्लम क्या है? नहीं, मेरा जैसे आप ओवैसी कौन है, मैं एक ही दो बार मिला हूँ, सोर्स का साथ प्रॉब्लम है। ही थिंक्स दैट ही स्पीक्स फॉर मुस्लिम, तो मेरा है ठीक है, मैं भी मुसलमान के लिए बात करता हूं, कभी वोट करवाइए। सवाल मेरा है कि असम के मुख्यमंत्री हिमंत बिस्वा शर्मा को CAA से प्रॉब्लम क्यों नहीं है? देखिए अर्नब, मैं ये दिल से मानता हूं कि वर्ल्ड में, विश्व में जहां में भी हिंदू है, भारत उनका देश है। भारत उनका जननी है, भारत उनका जन्मभूमि है जी। एंड इफ यू आस्क हिंदू नॉट टू कम टू इंडिया, वेयर दे विल गो? आप हिंदू क्यों कह रहे हैं? आप बांग्लादेशी सिटीजन? नहीं, मैं ही बोल रहा हूँ, बांग्लादेश इज ऑल्सो पार्ट ऑफ द वर्ल्ड। कोई हिंदू को कांग्रेस ने पूछा था क्या कि देश का पार्टीशन होगा, आप लोग कहाँ रहना चाहते हैं? दिस पार्टीशन वॉज डन यूनाइटरीली बाय कांग्रेस। हिंदू का रेफरेंडम से तो पार्टीशन नहीं हुआ था। कोई हिंदू को मालूम ही नहीं था सुबह तक कि हम पाकिस्तान में आया कि हिंदू में था। एक ही साथ तिरंगा लेके मूवमेंट किया, फिर नेक्स्ट डे पता चला कि नेहरू और रेडक्लिफ का बीच में समझौता हो गया, हम पाकिस्तानी बन गया। इट वॉज, दे वेर नॉट पाकिस्तानी बाय चॉइस, दे वेर पाकिस्तानी बिकॉज ऑफ द पॉलिटिकल मैन्यूवरिंग दैट हैज हैपेंड इन दिल्ली एंड विद इन द कांग्रेस। सो भारत का ऐतिहासिक दायित्व है, जो अखंड भारत में हिंदू रहता था, यू कैनॉट टर्म देम एज ए पाकिस्तानी एंड बांग्लादेशी। दे आर हिंदू, दे आर प्राउड हिंदू, दे आर इंडिया। तो हिमंता बिस्वा शर्मा को आपने सुना, आगे आपको स्मृति ईरानी को सुनवाएंगे, उन्होंने क्या कहा, असदुद्दीन ओवैसी ने क्या कहा और बाबा रामदेव ने क्या कहा। लेकिन फिलहाल आज की एक बड़ी खबर आपको बता दें, विश्व गुरु प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उज्बेकिस्तान में थे और उन्होंने कैसे आज जिनपिंग को नजरअंदाज किया और शाबाश को लताड़ लगाई और पुतिन को मंत्र दिया। ये तस्वीरें देखिए जरा। पहली तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आप देख रहे हैं, और ये समरकंद की तस्वीरें, SCO की बैठक की तस्वीरें आप देख रहे हैं। और यहां से मोदी ने बहुत बड़ा मैसेज दिया है। बड़ी बात, जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया, न जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, लेकिन बाकी सबसे हाथ मिलाया। अगली तस्वीर दिखाई जरा। पुतिन के साथ देखिए, प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन से हाथ मिलाया, गर्मजोशी के साथ दोनों राष्ट्र अध्यक्ष मिले। हाथ मिलाने के तरीके से आप अंदाजा लगा रहे होंगे दोनों के बीच दोस्ती किस तरह की है, लेकिन जिनपिंग से हाथ नहीं मिलाया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। ये आप देख रहे हैं, एर्दोगन को आप देख रहे हैं, टर्की के राष्ट्राध्यक्ष एर्दोगन से भी हाथ मिलाया, लेकिन पुतिन की तरफ जिनपिंग की तरफ देखकर मुस्कुराया भी नहीं। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। उज्बेकिस्तान के राष्ट्राध्यक्ष शौकत, उनके साथ भी उसी गर्मजोशी के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी मिले, लेकिन जिनपिंग को बता दिया कि उनकी नीयत जो है, उसी नियत के आधार पर भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बर्ताव किया। अगली तस्वीर दिखाइए जरा। यह देखिए जरा, प्रधानमंत्री खड़े हैं, आत्मविश्वास से लबरेज चेहरा देखिए, और जिनपिंग का मुंह देखिए जरा। फुल स्क्रीन लीजिए जरा ये तस्वीरें। इस तस्वीर से आप अंदाजा लगाएंगे प्रधानमंत्री ने किस तरह से नजरअंदाज किया है जिनपिंग को। जिनपिंग को उनकी असलियत बता दी है। यह बता दिया है कि भारत से पंगा लोगे तो कहीं भी खड़े होगे, तुम्हारी तरफ तो भारत नहीं देखेगा। तस्वीरें देखिए, दोनों राष्ट्र अध्यक्षों को देखिए। प्रधानमंत्री कॉन्फिडेंट हैं, आत्मविश्वास से भरे हुए हैं और मुस्कुरा रहे हैं। जरा जिनपिंग की सूरत देखिए आप। वजह साफ है, LAC पर जो तनाव है उसके बाद प्रधानमंत्री ने सीधा और साफ संदेश इस बैठक के जरिए दे दिया है। जिनपिंग को भले ही अच्छा लगे या खराब लगे। आइए अगली तस्वीर दिखाता हूं जरा। अगली तस्वीर ये आप देख रहे हैं समरकंद की, जहां जिनपिंग और प्रधानमंत्री मोदी बैठे हुए थे, लेकिन दोनों ने एक दूसरे की तरफ प्रधानमंत्री ने इग्नोर किया और मुस्कुराए तक नहीं। देखिए जरा, दरअसल जिनपिंग को उनकी असलियत, उनकी औकात प्रधानमंत्री ने दिखा दी। SCO की बैठक में उन्हें बता दिया कि हिंदुस्तान की तरफ अगर आंख उठाओगे तो ऐसा ही बर्ताव होगा हमारी तरफ से। देखिए जरा, ये देख रहे हैं प्रधानमंत्री मोदी को आप, और पीछे जिनपिंग को खड़ा देख रहे हैं। SCO की बैठक में जिनपिंग को प्रधानमंत्री ने नजरअंदाज किया है। जी हां, फोटो सेशन में जिनपिंग की तरफ मोदी ने देखा तक नहीं। बैठक के दौरान जिनपिंग से मुलाकात तक नहीं हुई प्रधानमंत्री मोदी की।
मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया है। यह बताता है प्रधानमंत्री का गुस्सा। जिनपिंग से मोदी ने दूरी बनाए रखी पूरी तरह से, और करीब 2 साल बाद, सोचिए 2 साल बाद आमने सामने थे, फिर भी ना हाथ मिलाया ना पीएम ने मुस्कुराया। बैठक से पहले चीन ने तनाव कम करने की कोशिश की। आपको याद होगा पेट्रोलिंग पॉइंट 15 से चीन ने सैनिक भी हटा लिए कि शायद प्रधानमंत्री मोदी जब मिलेंगे तो हंसेंगे, मुस्कुराएंगे, हाथ मिलाएंगे जिनपिंग से, लेकिन प्रधानमंत्री ने ऐसा कोई जेस्चर नहीं दिया। एससीओ में भी जिनपिंग ने भारत को लेकर बयान दिया। 2023 में भारत में एससीओ की मेजबानी का समर्थन किया है, लेकिन भारत का रुख बिल्कुल साफ था, कोई बातचीत नहीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने जिनपिंग को बिल्कुल भाव नहीं दिया। तस्वीरों में भी आप अंदाजा लगाइए, प्रधानमंत्री खड़े रहे और जिनपिंग पीछे मुंह ताकते रहे। मोदी ने जिनपिंग से हाथ तक नहीं मिलाया। यही सच है, दोनों नेताओं के बीच कोई बातचीत नहीं हुई, और यह सबसे सटीक जवाब है। जिनपिंग को देखकर न हंसे न मुस्कुराए प्रधानमंत्री मोदी, और इससे बेहतर जवाब शायद चीन के राष्ट्राध्यक्ष के लिए नहीं हो सकता था। लेकिन इतना ही नहीं है, जवाब दे दिया जिनपिंग को, जैसे नजरअंदाज किया भारत ने। लेकिन पाकिस्तान को लताड़ लगाई। मोदी ने शहबाज शरीफ को कैसे लताड़ा ये आपको बताऊं, उससे पहले आपको दिखाता हूं शहबाज शरीफ कैसे जगहंसाई करवा रहे थे पाकिस्तान के प्रधानमंत्री पर। दुनिया हंस रही थी जो उन्होंने किया। ये देखिए जरा तस्वीरें, ये देख रहे हैं, इनका ईयरपीस गिर गया, और गिर गया, फिर वो लगा नहीं पाए, और फिर लगा नहीं पाए तो दूसरा शख्स आया लगाने के लिए। फुल स्क्रीन लीजिए जरा। पुतिन के साथ कल इनकी मुलाकात हुई, मोदी ने लताड़ लगाई, वो आपको सुनवाऊंगा, लेकिन देखिए जरा, एक शख्स बुलाया गया उनका ईयरपीस लगाने के लिए। पुतिन देखिए कॉन्फिडेंस के साथ बैठे ईयरपीस लगाकर, लेकिन पाकिस्तान के प्रधानमंत्री को देखिए दुनिया में हंसाई करवा रहे हैं, जग हंसाई करवा रहे हैं। और ये देखिए ईपी गिर गया, उन्होंने लगाया था ईयरपीस, गिर गया, फिर से उठाया, फिर से उन्होंने कान में लगाने की कोशिश की, दूसरे शख्स को बुलाया कि आकर लगाओ, और वो लगाकर चला गया, फिर भी गिर गया ईयरपीस। ये शहबाज शरीफ के साथ मजाक हुआ है, देख रहे हैं आप, ये मजाक हुआ शहबाज शरीफ के साथ। उनसे ईपी नहीं लग रहा था, और पुतिन सामने बैठकर मुस्कुरा रहे हैं शहबाज को देखकर। ये इतना ही नहीं है, देखिए दूसरा शख्स आया लगाने के लिए ईपी। अब जरा देखिए कि कैसे मजाक उड़ रहा है शहबाज, पाकिस्तान के प्रधानमंत्री का मजाक कैसे उड़ रहा है, देखिए। हेमंत मालवीय ने लिखा, शाहबाज बिलावल बाजवा सत्ता में ही रहे ताकि एंटरटेनमेंट यानी मनोरंजन होता रहे। उदय दयाल लिख रहे हैं, कोई शाहबाज की मदद कर सकता है, पुतिन शाहबाज पर हंस रहे हैं। अगले शख्स लिख रहे हैं, बॉडी लैंग्वेज तो देखो, शाहबाज डरे हुए नजर आ रहे हैं। अनिल कुमार लिख रहे हैं, कान खींच कर डालना चाहिए था, वैसे भी कान खिंचवाने की इन्हें आदत है। रणविजय सिंह लिख रहे हैं, हेडफोन नहीं संभल रहा, पाकिस्तान क्या संभाल पाएंगे ये। मोहम्मद शकील ने लिखा, कम से कम पहले दिन एक ड्राई रन तो कर लेते। विशाल वर्मा ने लिखा, हाथ में लोटा मुंह में पान, लेके रहेंगे पाकिस्तान। दिव्या रस्तोगी लिख रही है, लग रहा है यहां भी चाइनीज माल उठा लिया है। जितेश सिंह लिख रहे हैं, हेडफोन संभल नहीं रहा, इनको कश्मीर चाहिए। तो ये किस तरह से अपना मजाक बनवा रहे थे, मजाक बनवाया कल और आज मोदी से डांट खाई। देखिए जरा, ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, वो खड़े हैं शहबाज शरीफ और ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। कोई बातचीत नहीं की प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ से, पूरी तरह से इग्नोर, रॉयल इग्नोर, देखा भी नहीं शहबाज शरीफ की तरफ, ना कोई उनसे बातचीत शुरू की। अगली तस्वीर दिखाइए, केवल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने शहबाज को इग्नोर नहीं किया। ये तस्वीर देखिए, विदेश मंत्री बैठे हैं एस जयशंकर और इधर बिलावल बैठे हैं। जरा फुल स्क्रीन लीजिए, दोनों देशों के विदेश मंत्री, लेकिन एस जयशंकर ने ना सर उठाकर देखा बिलावल की तरफ, न मुस्कुराए, न हाथ बढ़ाया। ये जेस्चर भारत का, ये जो जेस्चर आप देख रहे हैं भारत का, पाकिस्तान के लिए बहुत जरूरी है। लेकिन इस बैठक के बीच आपको बताऊं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस बैठक में थे, शहबाज शरीफ थे, वहां लताड़ लगाई प्रधानमंत्री ने शहबाज शरीफ को। वो मैं दिखाने जा रहा हूं आपको। देखिए जरा प्रधानमंत्री ने क्या कहा है, शहबाज शरीफ को क्या कहा है, ग्राफिक दीजिए। ये आप बैठक की तस्वीरें मैं आपको दिखाने जा रहा हूं। ये देखिए, ये है समरकंद में होने वाली बैठक। एक तरफ आपको प्रधानमंत्री नजर आ रहे हैं नीचे, और दूसरी तरफ आपको शहबाज शरीफ यहां ठीक नीचे नजर आ रहे हैं। प्रधानमंत्री और शहबाज बैठे थे। प्रधानमंत्री ने इस सब के बीच में देखिए क्या कहा है। पीएम ने कहा, एससीओ की बैठक में क्लास लगाई,
अफगानिस्तान को भारत की मदद रोकने पर सुनाया है। भारत अफगानिस्तान की मदद कर रहा था और पाकिस्तान उसे रोक रहा था। मोदी ने आज सबके बीच में सुना दिया। एससीओ देशों से ट्रांजिट रूट देने की अपील की थी। दरअसल शहबाज शरीफ के सामने ही मोदी ने उन्हें लताड़ लगाई। भारत ने अफगानिस्तान को मदद की कई खेप भेजी। दरअसल अनाज और दवाई के रूप में मानवीय मदद भी भेजी। 40,000 मीट्रिक टन से अधिक गेहूं भेजा था। 10 बैच में 32 टन मेडिकल सामग्री भी भेजी थी। पाकिस्तान ने भारत के सामने कई शर्तें रखी थी और यूएन के संरक्षण में पाक ट्रकों में खेप भेजने की भी शर्त थी। अब जरा सुनिए प्रधानमंत्री मोदी ने इशारों में क्या कुछ कहा। एससीओ को हमारे क्षेत्र में विश्वस्त, रेजिलिएंट और डाइवर्सिफाइड सप्लाई चेन्स विकसित करने के लिए प्रयत्न करने चाहिए। इसके लिए बेहतर कनेक्टिविटी की आवश्यकता तो होगी ही, साथ ही यह भी महत्वपूर्ण होगा कि हम सभी एक दूसरे को ट्रांजिट का पूरा अधिकार दें। तो शाबाश को तो लताड़ लगाई। प्रधानमंत्री बिल्कुल विश्व गुरु जैसे आज समरकंद में थे। जिनपिंग को इग्नोर कर दिया, शाबाश को लताड़ लगा दी और पुतिन को गुरु मंत्र दिया है कि युद्ध अच्छी बात नहीं है। देखिए जरा ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। प्रधानमंत्री मोदी और पुतिन की मुलाकात हुई। प्रधानमंत्री के दोस्त हैं पुतिन, तो प्रधानमंत्री मोदी ने पुतिन को एक राय दी जो प्रधानमंत्री खुद भी उसका पालन करते हैं कि युद्ध आखिरी एक वो है, मतलब आप युद्ध सबसे आखिरी सोच है। यही बात प्रधानमंत्री ने आज पुतिन से भी कही है। आइए अब आपको बताता हूं क्या कुछ कहा पीएम ने कि युद्ध सही नहीं है। यूक्रेन के साथ जो युद्ध हो रहा था उसके संदर्भ में था। पीएम ने कहा यूक्रेन से जंग पर पुतिन के सामने प्रधानमंत्री मोदी बोले। उन्होंने कहा आज का युग जो है यह युद्ध का युग नहीं है। इस युग में आप युद्ध मत कीजिए, शांति के रास्ते पर आगे बढ़ेंगे। सोचिए पुतिन के सामने यह कहने की हिम्मत बाइडेन शायद ना कर पाए, कोई और राष्ट्र अध्यक्ष ना कर पाए, लेकिन प्रधानमंत्री ने दो टूक कहा युद्ध सही चीज नहीं है, आप समस्या का हल निकालें। उन्होंने कहा पुतिन ने कई बार फोन पर बात हुई पुतिन से। यूक्रेन से भारतीय छात्रों की वापसी पर शुक्रिया भी अदा किया। मोदी पुतिन मुलाकात पर दुनिया की दरअसल नजर थी, खुद बाइडेन की भी नजर थी। युद्ध कोरोना के बीच मोदी पुतिन की यह मुलाकात हुई और मोदी और पुतिन में द्विपक्षीय बातचीत भी हुई। मोदी ने रूस के साथ दोस्ती का जिक्र भी किया। 22 साल से हमारी दोस्ती मजबूत हुई है। समरकंद में पुतिन और मोदी की मुलाकात हुई। पुतिन ने मोदी को जन्मदिन की बधाई भी दी है और भारत की आजादी के 75वें साल पर यह बधाई दी। पुतिन ने मोदी को रूस आने का न्योता दे दिया है। पुतिन ने भी मोदी को रूस बुला लिया है। मोदी पुतिन में कई मुद्दों पर चर्चा हुई है। एससीओ G20 को लेकर दोनों नेताओं में बातचीत हुई है। अगले साल भारत G20 एससीओ की मेजबानी करेगा और मोदी पुतिन में यूएन को लेकर भी चर्चा हुई। भारत दिसंबर में यूएनएससी की अध्यक्षता भी करेगा। आइए अब सुनिए जरा मोदी ने जब पुतिन को सीख दी कि युद्ध तो अच्छी बात नहीं है, सुनिए। आपका और यूक्रेन दोनों का इस बात के लिए आभार व्यक्त करना भी चाहूंगा, क्योंकि जब शुरू के दिनों में इस संकट के काल में हमारे हजारों स्टूडेंट्स यूक्रेन में फंसे हुए थे, आपकी और यूक्रेन की मदद से हमारे स्टूडेंट को हम सुरक्षित रूप से बाहर निकाल पाए, उनके घर तक हम पहुंचा पाए और इसके लिए मैं आप दोनों देशों का आभारी हूं। एक्सेलेंसी, मैं जानता हूं कि आज का युग युद्ध का है नहीं और हमने फोन पर भी कई बार आपसे इस विषय में बात की है कि डेमोक्रेसी और डिप्लोमेसी और डायलॉग, ये सारी बातें ऐसी हैं कि जो दुनिया को एक स्पर्श करती हैं। आने वाले दिनों में शांति के रास्ते पर हम कैसे बढ़ सके, उसके विषय में जरूर आज हमें चर्चा करने का मौका मिलेगा। The relations between Russia and India are developing. They have the nature of a strategic privileged partnership and they continue to develop very rapidly. We are actively engaging at international platforms. We're in discussion on all the international issues, sometimes about your position on the conflict in Ukraine, and I know about your concerns. I know that you share these concerns, and we want all of this to end as soon as possible.
प्रधानमंत्री मोदी आज समरकंद में थे। आपको बताता हूं ये समरकंद क्या है, इसके बारे में शायद आप ना जानते हो। पहली बार जो जानकारी मैं आपको दूंगा, प्रधानमंत्री समरकंद में उतरे, प्रधानमंत्री उज्बेकिस्तान में थे। इस जमीन का ताल्लुक किससे, वो जानकारी जो बहुत कम लोग जानते हैं। दरअसल जिस समरकंद में एससीओ की बैठक हो रही थी, वो तस्वीरें आप उस समरकंद की देख रहे हैं और गूगल पर समरकंद को खूब सर्च किया जा रहा है। इस वक्त लोग समरकंद टाइप कर रहे हैं गूगल पर कि आखिर ये क्या है, कौन सी जगह है। लोग समरकंद शहर के बारे में जानना चाहते हैं, कैसा शहर है, पहली बार लोग नाम सुन रहे हैं। दरअसल उज्बेकिस्तान का दूसरा सबसे बड़ा नगर है समरकंद। ताशकंद से लगभग 300 किलोमीटर दूर है। समरकंद के नाम का अर्थ होता है पत्थरों का किला। यह बेहद खूबसूरत शहर है और पुरानी मस्जिदों के लिए भी यह समरकंद जाना जाता है। वो तस्वीरों में भी आप देखकर समझ सकते हैं। उज्बेकिस्तान एक मुस्लिम बहुल देश है और समरकंद में बहुत सारी पुरानी प्राचीन वक्त की मस्जिदें बनी हुई हैं। ऐसे में मध्य एशिया में बड़ी संख्या में लोग यहां पहुंचते हैं। मध्य एशिया के समरकंद सिल्क रूट पर आने वाला शहर है, जिसकी वजह से इसका महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इसके साथ कई और वजहों से भी यह बहुत खास शहर है। आपको बताते हैं वो बातें समरकंद के बारे में जो आज से पहले आपने नहीं सुनी होंगी। 329 बीसी यानी बिफोर क्राइस्ट में सिकंदर ने इस नगर को तबाह कर दिया था। 14वीं शताब्दी में उज्बेकिस्तान से ही तैमूर लंग भारत आया था। तैमूर लंग का नाम आपने सुना होगा। तैमूर लंग उज्बेकिस्तान से ही भारत आया था। तैमूर ने भारत में लूटपाट की, कत्लेआम मचाया था। तैमूर के साम्राज्य की राजधानी समरकंद रह चुकी है। जब तैमूर का साम्राज्य था तो समरकंद ही वहां की राजधानी थी। शहर की चार दीवारी के बाहर तैमूर का प्राचीन महल है। चंगेज खान का नाम आपने सुना होगा। चंगेज खान भी उज्बेकिस्तान का ही शासक था। तैमूर और चंगेज को क्रूर शासकों में गिना जाता है। तैमूर के पोते उज्बेक के नाम पर ही इस देश का नाम रखा गया। बाबर भी समरकंद पर जीत हासिल करना चाहता था, लेकिन विफल होने के बाद भागकर काबुल गया। इसके बाद बाबर भारत आया था। ये ऐतिहासिक चीजें जो समरकंद के साथ जुड़ी हुई हैं। बहरहाल खबरों में आगे बढ़ते हैं। बात शाहबाज की कैसे उन्होंने अपनी जग हसाई करवाई। प्रधानमंत्री होने के बावजूद ईपी नहीं लग रहा था। पूर्व प्रधानमंत्री भी जग हसाई करवा रहे हैं। लेकिन आपको बताऊं कि पाकिस्तान के पप्पू बन गए हैं इमरान खान। ये मैं क्यों कह रहा हूं, क्योंकि इमरान खान एक भाषण दे रहे थे और उसके साथ कुछ वही बातें बोल गए जो कुछ दिन पहले दरअसल राहुल गांधी ने कही थी। आइए जल्दी से आपको बताता हूं कि इमरान खान ने क्या कहा है, फिर आपको सुनवाऊंगा। इमरान खान भी आटा लीटर में बोल गए। देखिए कैसे इमरान खान महंगाई पर भाषण देकर फंस गए। हुआ यह कि शाहबाज को घेरने में खुद इमरान खान घिर गए। महंगाई पर भाषण के दौरान कैसे फंसे इमरान खान, कहा मेरे वक्त में 50 रुपए लीटर आटा था। 50 रुपए लीटर, यही बात राहुल गांधी ने कुछ दिन पहले कही थी। अब 100 रुपए लीटर आटा बिक रहा है। तब वर्चुअल रैली में संबोधित कर रहे थे इमरान खान, और इमरान ने ऐसा ही बयान जून में भी दिया था, वो भी आपको सुनवाऊंगा। अब देखिए राहुल गांधी को जरा। राहुल गांधी भी ऐसा ही बयान दे चुके हैं कि आटा लीटर में है। राहुल ने कहा था 40 रुपए लीटर आटा मिल रहा है। पहले देश में 22 रुपए लीटर आटा बिक रहा था और अब 40 में हो गया। तब मंच पर बैठे पीछे किसी शख्स ने राहुल को याद दिलाया कि आटा दरअसल लीटर में नहीं केजी में है। तो राहुल ने ठीक किया, दुरुस्त किया कि केजी में, जिसके बाद राहुल ने इस गलती को सुधारा भी था। राहुल ने दिल्ली की एक रैली में यह भाषण दरअसल दिया था, जिसे कांग्रेस ने महंगाई के खिलाफ बुलाया था, लेकिन वहां एक और यह मजाक हो गया। आइए अब आपको सुनवाता हूं। इमरान खान को भी सुनिए जो आटा लीटर में बेच रहे हैं, राहुल गांधी को भी सुनिए जो आटा लीटर में बता चुके हैं। सुनिए। जो आम आदमी को इसको सबसे ज्यादा तकलीफ हो रही है वो आटा है। आटा दुगना हो गया। 1 किलो आटा 50 रुपए हमारे दौर में 1 किलो आटा था। आज वो कराची के अंदर 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। 100 रुपए लीटर से ऊपर चला गया। मेरे पास आंकड़े हैं। 2014 में एलपीजी का सिलेंडर 410 रुपए का था, आज 1050 रुपए का है। पेट्रोल 70 रुपए लीटर, आज
तकरीबन 100 रुपए लीटर, डीजल 55 रुपए लीटर, आज 90 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर, आटा 22 रुपए लीटर, आज 40 रुपए लीटर। तो राहुल गांधी ने जब यह आटा लीटर में बोला था तब सोशल मीडिया पर लोग मजाक उड़ा रहे थे। अब इमरान की बारी थी। देखिए जरा इमरान खान पर लोग क्या कह रहे हैं। आटा 100 रुपए लीटर क्वेश्चन मार्क लगा है। एक शख्स लिख रहे हैं इमरान खान बोतल में खरीदते हैं आटा। जुल्फिकार लिख रहे हैं क्या इमरान पेट्रोल पंप से खरीदते हैं आटा। रोहित शर्मा ने लिखा है इमरान और राहुल दोनों एक जैसे हैं। इरफान लिख रहे हैं इमरान और राहुल में टफ कंपटीशन चल रहा है दरअसल। अजय कुलश्रेष्ठ लिख रहे हैं इमरान जीतेंगे या राहुल, नतीजे आने अभी बाकी हैं। और उन्होंने आगे लिखा है एक बात किसी ने नहीं सोची कि इमरान और राहुल को सच में ना मालूम हो कि आटा लीटर में बिकता है या किलो में। हो सकता है इन दोनों ने अभी तक रोटी बनते समय गीला आटा ही देखा हो। लगता है अंकुर लिख रहे हैं लगता है दोनों एक ही कॉलेज से पास आउट हैं। आइए अब आपको आगे दिखाता हूं मैं। इमरान खान आटा लीटर में नहीं बेच रहे हैं, इमरान खान बिजली भी लीटर में बेच चुके हैं और पहुंचे हुए हैं। सुनिए जरा। अलायंस है हिंदुस्तान की अमेरिका के साथ। मैं फिर से कहता हूं वो तेल भी ले रहे हैं लेकिन गुलामों को इजाजत नहीं है। यहां उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। उन्होंने 25 रुपए लीटर अपनी बिजली कम की है। और आइए अब आपको सुनवाता हूं। इमरान खान को देख लिया, पाकिस्तान के लिए भी मस्खरी है, भारत के लिए भी और पूरी दुनिया के लिए भी। पाकिस्तान की आवाम इमरान खान के बारे में क्या सोचती है वो सुनिए जरा। इज्जत है, हमारी पहचान है। खाली नाम से इंसान का पेट नहीं भरता, खाली इज्जत से इंसान का पेट नहीं भरता, कुछ लाने से कुछ खिलाने से पेट भरता है। ऐसे सिसक कर जीने से बेहतर है कि हम खुदकशी कर लें। खुदा के वास्ते होश के नाखून लें, अल्लाह के यहाँ आपको जवाब देना अब बहुत मुश्किल है। अब सब्जी के लिए भी आपको कम से कम 500 रुपये चाहिए, सब्जी और मसाले की। और आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है, ऐसी खबर जो रूह कपा दे। देखिए जरा, हैवानों को योगी का दंड। तस्वीरें दिखाऊंगा, विचलित हो सकते हैं। योगी आदित्यनाथ के राज में कल मैंने आपको दिखाया था योगी ने दंड दिया जिसने लखीमपुर खीरी में 2 महिलाओं की रेप के बाद हत्या कर दी। एक चलने की हालत में नहीं और बाकियों की सजाए मौत की तैयारी है, ऐसी धाराएं लगाई गई। अब एक और घटना हुई, अगली तस्वीर दिखाएं। ये आप देख रहे हैं हमीरपुर में पार्क में एक लड़की को पकड़ा, उसके बाद उसे निर्वस्त्र कर दिया इन लड़कों ने। फुल स्क्रीन लीजिए जरा इस तस्वीर को। पार्क में इन लड़कों ने इस मासूम बेगुनाह लड़की को पकड़ा, उसके बाद इसे निर्वस्त्र किया और निर्वस्त्र करके पूरे पार्क में इसे घुमाया। ये वीडियो बनाया बाकायदा। देखिए जरा, लड़कों की उम्र ज्यादा नहीं है। ये लड़के लड़की को निर्वस्त्र कर रहे हैं, उसके कपड़े उतार रहे हैं। ये भूल गए थे कि ये योगी राज में। उसके बाद इन पर एक्शन क्या हुआ है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, लेकिन ये तस्वीरें देखिए, ये हमीरपुर की तस्वीरें हैं। दरअसल ये वीडियो बनाकर इन लड़कों ने वायरल किया, लेकिन इसके बाद योगी के एक्शन की बारी। लड़की बोल रही है छोड़ दो। दरअसल ये लड़की पार्क में किसी के साथ गई थी, वहां ये 7 से 8 लड़के आ गए और उसके बाद इन लड़कों ने उसके साथ बदसलूकी शुरू कर दी, उसे निर्वस्त्र किया और पूरे पार्क में इस लड़की को घुमाया है। आइए, इन तस्वीरों के बाद बारी योगी आदित्यनाथ की। अब योगी का दंड देखिए जरा। जितने लड़के थे इन सब के घरों पर बुलडोजर चल चुका है, एक का घर भी नहीं बचा है। एक एक दिखाऊंगा मैं आपको। ये देखिए जरा, ये जो लड़के दिख रहे थे आपको, सबके घरों पर बुलडोजर चल गया। ये देखिए, पहली तस्वीर दिखा रहा हूं। पहले आरोपी के घर को योगी की पुलिस ने ढा दिया है, बुलडोजर से गिरा दिया है। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं, पहली तस्वीर योगी का बुलडोजर। अगली तस्वीर दिखाइए जरा, दूसरे आरोपी के घर पे भी बुलडोजर चला। दूसरी तस्वीर दिखाइए। ये जो आप देख रहे हैं, ये है, ये ऐसे 7 से 8 आरोपी जो हैं
उनके घरों पर बुलडोजर चलवा दिया है योगी आदित्यनाथ ने। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। आइए अब आपको बताते हैं पूरी घटना। अगली तस्वीर दिखाइए प्लीज। ये देखिए पहली वाली तस्वीर, इससे पिछली तस्वीर ये आप देख रहे हैं। ये देखिए ये दूसरी तस्वीर बुलडोजर की। योगी ने दूसरे के घर भी बुलडोजर चलवाया। ये वो तस्वीर आप देख रहे हैं। ये देख रहे हैं पूरे बुलडोजर से घर को तोड़वा दिया है। उत्तर प्रदेश में महिला अपराध पर यह कार्रवाई। तीसरी तस्वीर देखिए जरा, हथौड़ों से भी छत को पूरी तरह से गिरा दिया गया है। आइए अब आपको बताता हूं क्या किया इन लड़कों ने और इन पर एक्शन क्या हुआ है और आगे की कार्रवाई कैसे होगी। देखिए जरा, योगी का बुलडोजर चला है सिटी फॉरेस्ट पार्क का। दरअसल वीडियो वायरल हुआ, जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा था। एक लड़की दोस्तों के साथ गई थी घूमने और पार्क में आसपास कुछ लड़के दरअसल मौजूद थे। लड़कों ने पार्क में लड़की के साथ बदसलूकी की, जिसके बाद निर्वस्त्र करके लड़की के साथ मारपीट की गई। बदसलूकी का वीडियो बनाकर वायरल किया गया और इस मामले में 6 आरोपियों की गिरफ्तारी हुई थी। इसी पार्क का एक और वीडियो वायरल हुआ था दरअसल, और इस वीडियो में एक महिला से बदसलूकी हुई थी। दोनों वीडियो के आधार पर 8 गिरफ्तारियां की गई। हैवानियत करने वाले आरोपी जेल जा चुके हैं। आरोपियों की अवैध संपत्ति की फिलहाल जांच चल रही है। आज 2 आरोपियों पर बुलडोजर एक्शन भी हुआ है। आरोपियों का अवैध निर्माण ध्वस्त कर दिया गया है, गिरा दिया गया है। दोनों आरोपियों पर भी कार्रवाई, दूसरे आरोपियों पर भी कार्रवाई हो सकती है। आइए सुनिए जरा लोग क्या कह रहे हैं। लोगों में गुस्सा भी है और यह भी कि योगी राज में अपराधियों पर सख्त कार्रवाई और तुरंत कार्रवाई हो रही। सुनिए सर। ये बिहार नहीं है, ये बिहार नहीं है जहां पर कोई अपराधी जाता सरेआम गोलियां चलाता चला जाता और सरकार ढूंढ नहीं पाती उसको। ये उत्तर प्रदेश है और माननीय यहाँ के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी हैं। कोई भी अपराध करेगा वो अपराधी बचेगा नहीं उनकी। देखिए बुलडोजर तो चलना ही चाहिए। जब तक ये बुलडोजर चलेगा नहीं, लोगों जो अपराधी उनके घर गिरेंगे नहीं, तब तक अपराध में लगाम कैसे लगाई जाएगी। हैवानियत वालों का केवल बुलडोजर नहीं, और भी इससे भी अगर कोई कड़ी सजा हो कि बाबा का बुलडोजर एक नंबर है। लोग भाग्यशाली हैं कि कम से कम यूपी में अपराधियों का हिसाब लेने वाला कोई आया, तो योगी बाबा के रूप में कोई व्यक्ति आया जो कम से कम जो अपराधी हैं उनको हिसाब ले रहा है। उनके अंदर भय का माहौल है। खबरों में आगे बढ़ते हैं। आज की एक और बड़ी खबर है। हिजाब पर पिछले कई दिनों से सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है कि स्कूलों में हिजाब हो या नहीं हो। जो कर्नाटक से शुरू हुई थी लड़ाई, हिजाब पर आखिरी फैसला जल्दी आने वाला है। हिजाब पर क्या कुछ टिप्पणी की जा रही है, यह द्वंद अभी भी चल रहा है कि स्कूलों में लड़कियां हिजाब पहने या नहीं पहने। सुप्रीम कोर्ट में इस पर सुनवाई हो रही है। दोनों पक्ष अपनी अपनी दलीलें दे रहे हैं। आइए अब आपको बताता हूं सुप्रीम कोर्ट में हिजाब के पक्ष में क्या दलील दी गई। यह भी कहा गया कि सिख छात्रों को पगड़ी पहनने की इजाजत है तो हिजाब की इजाजत क्यों नहीं। यह भी कहा गया कि तिलक लगाने की इजाजत है तो हिजाब की इजाजत क्यों नहीं। देखिए जरा, एक पक्ष कह रहा है हिजाब एक जरूरी धार्मिक प्रथा है, तो दूसरे पक्ष का कहना है स्कूल में ड्रेस कोड जरूरी है, धार्मिक प्रथा नहीं है। पक्ष में दलील यह दी गई हिजाब से स्कूल का डिसिप्लिन कैसे टूट रहा है भला, तो दूसरे तरफ से दलील दी गई स्कूल को ड्रेस कोड और उसके डिसिप्लिन से जुड़ा हुआ है। दरअसल पक्ष का कहना है, हिजाब के पक्ष में जो है उनका कहना है साउथ अफ्रीका में हिंदू लड़की में नाक की कील पहनने की अनुमति है। साउथ अफ्रीका में नो स्पिन, सुप्रीम कोर्ट ने कहा नो स्पिन धार्मिक प्रैक्टिस नहीं, दुनिया भर की महिलाएं पहनती हैं। इस खबर पर आगे आपको बताएंगे, लेकिन सीधे आपको लिए चलते हैं समिट में, जहां अर्नब गोस्वामी कीनोट दे रहे हैं। सुनिए जरा क्या कह रहे हैं। आर्मी ऑफिसर का बेटा हूं, पूरे भारत में मेरी परवरिश हुई। हिंदी में भी मतलब काफ़ी आदत थी, मगर 15 से 20 साल अंग्रेज़ी पत्रकारिता में रहते मेरी जो भाषा है वो भाषा मतलब टीवी में बोलने लायक नहीं रही। मगर भारत के लोगों ने माफ़ कर दिया मुझे। ये बहुत बड़ी बात है। मैंने हिमंतो दा को आज कहा कि मेरी हिंदी साफ नहीं है, मगर मेरी और ये पूरे चैनल और नेटवर्क की नीयत सबसे साफ है, और वही एक नीयत है हमारी। एक नीयत है राष्ट्र सर्वोपरि। ये राष्ट्र सर्वोपरि रिपब्लिक भारत, रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क के लिए कोई बिजनेस नहीं है, ये हमारी सोच है, और इसके लिए हमने प्रयत्न, परिश्रम और सैक्रिफाइस की है। इसके लिए हमने ठोकर खाए हैं, मगर हम कभी झुके नहीं। मुझे आज
ये कहने में कोई हिचक नहीं है। आप सबको पता है, भारत के लोगों को पता है कि पिछले 2 साल से, आज से 2 साल पहले हर तरह से कोशिश की गई कि किसी तरह से इस नेटवर्क को बंद करिए। मैं सवाल पूछता हूं आज भारत के लोगों को कि नफरत क्यों करते थे वो रिपब्लिक भारत से? क्या गलती की हमने? क्या ये गलती थी हमारी कि हमने सब कुछ साफ साफ रख दिया? जिस दिन रिपब्लिक भारत का लॉन्च किया, आपको याद होगा, हमने लालू प्रसाद यादव के सीक्रेट टेप्स दिखा दिए कि शहाबुद्दीन के साथ जेल में बात कर रहे थे और कह रहे थे पुलिस वालों को कि भाई पुलिस वालों, इनको तंग मत करो, ये हमारे खास लोग हैं। जेल में थे वो, और लालू प्रसाद जी, वो उनकी सरकार चल रही थी, किसी चैनल में हिम्मत नहीं थी वो टेप दिखाने की। क्या वो टेप नहीं थी? टेप तो बहुत लोगों के पास थी। देखिए दोस्तों, सच्चाई बहुत लोगों के पास होती है, मगर सच्चाई दिखाने के लिए जिस दृढ़ता से सोच होती है कि मैं सच्चाई दिखाऊंगा, उसकी कोई भी मतलब रिएक्शन आ जाए, मगर हम दिखाएंगे। क्या गलती थी हमारी? मैंने आज कहा किसी से, आज अनुपम खेर जी से जब मैं फ्लाइट पे आ रहा था, मैंने कहा थी वो मीडिया, मुझे लोग, वो जो जिनको मैं लुटियन की मीडिया कहता हूं, और आज मैं दिल्ली में खड़े होकर कह रहा हूं लुटियन की मीडिया, वो हमें पत्रकारिता सिखाना चाहते हैं। वो पूछते हैं ये अर्नब गोस्वामी कौन है भाई, कहां से आया, ये पत्रकारिता सिखाएगा मुझे, ये सिखाएंगे हमें पत्रकारिता। तो मैं पूछता हूं आज खुलकर रिपब्लिक भारत के मंच से, हमने चैनल शुरू की और हमने कहा हम राष्ट्रवादी पत्रकार हैं, और आपने क्या किया? सनसनी, सास बहू साजिश, नागिन डांस, सांप सीढ़ी, ये कहां की पत्रकारिता थी भाई? और खुलकर कह रहा हूं, जब उनको पता चला कि रिपब्लिक नेटवर्क से हिंदी चैनल आने वाला है, तो नाम नहीं लूंगा आज, क्योंकि ऐश्वर्या के रोंगटे खड़े हो रहे, बोल रहे कि ज्यादा बोल रहे हैं, नाम नहीं लूंगा मैं, मगर मैं कहूंगा कि हमारे मीडिया जगत के जितने पूंजीपति थे, उन्होंने मुझे फोन किया था कि भाई कुछ भी कर लो, अंग्रेजी में रहो, हिंदी में मत आओ, क्योंकि अगर हम नहीं आते आज भी वही नागिन डांस होती, कोई पालघर के साधुओं के बारे में सवाल नहीं उठाता। और उन्होंने सोचा था इनको टॉर्चर करो, इन पे झूठे आरोप लगाओ, इनको जेल में डाल दो तो ये टूट जाएंगे, इनकी आर्थिक अवस्था इतनी बुरी हो जाएगी। अरे अर्नब गोस्वामी कोई पूंजीपति थोड़ी है, 1 साल में क्या 1 हफ्ते में इस चैनल को बंद करा देंगे? क्या वो बंद करा पाए? आज 2 साल हो गए। आज सवाल पूछे लोग कि कहां है वो लोग जिन्होंने कहा था कि भाई ऐसी हालत कर देंगे इनकी कि इनको आत्महत्या करनी पड़ेगी। मैं तो उनको कांटेक्ट नहीं कर पा रहा, सारे लोग जेल में बैठे हुए। भारत के लोग हमारे साथ हैं, और अगर ईश्वर की इच्छा हो, क्योंकि मैं इसको बहुत मानता हूं, अगर ईश्वर की इच्छा हो तो जिस दिशा में हम चल रहे हैं उस दिशा में कहीं ना कहीं भारतीय पत्रकारिता को पूरे विदेश में, देश में, विदेश में इसको ले जाने का हमारा कर्तव्य है। और ये बात मैंने आज नहीं कही, मैं बहुत मामूली मध्यम वर्गीय फैमिली से आता हूं, इसलिए लोग मजाक उड़ाते थे मेरा। आज आपसे कहना चाहता हूं कि 2014 में फाइनेंशियल टाइम्स लंदन के जो एशिया के कॉरेस्पॉन्डेंट थे, इन्होंने मुझे फ़ोन किया कि अर्नब जी आपसे इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, किस पर? नहीं, आप कहते रहते हैं ना कि आप ग्लोबल चैनल लाना चाहते हैं, हम उस पर इंटरव्यू करना चाहते हैं। तो मैंने बोला ठीक है, मैं कागज़ का नाम ले रहा हूँ, फाइनेंशियल टाइम्स लंदन है। मैं गया, मैंने इंटरव्यू दी, मैंने सोचा, मैंने कहा, मेरे मन में जो बात थी मैंने कही, और मैंने सीधे तरीके से कहा था कि ये होगा। उन्होंने पूरा 1 पेज का आर्टिकल निकाला वहां पे, और जो बात मैंने बहुत सीरियसली कही थी उसका उन्होंने व्यंग, कटाक्ष, सार्केज्म और हंसी मजाक में उड़ाने की कोशिश की 2014 में। तो मुझे लगा ये अंग्रेज समझते हैं कि मीडिया जगत पूरे विश्व में उनकी
कॉलोनीज तो नहीं चलती, हम सब तो आज़ाद हो चुके हैं ना, मगर उनको लगता है कि इन द माइंड दे हैव द एम्पायर ऑफ द वर्ल्ड। मतलब दुनिया भर के दिमाग के कंट्रोल, थॉट कंट्रोल, नैरेटिव कंट्रोल वो अभी भी कर सकते हैं लंदन में बैठ के बीबीसी के माध्यम से। और मैं आज कहना चाहता हूं, वो बात मैंने 2015 में कही और बहुत सीरियसली कही, क्योंकि मुझे बुलाया गया था मॉस्को में रशिया टुडे का एक बहुत बड़ा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन था। अल जजीरा, CNN, BBC सब के बड़े बड़े एडिटर्स थे और जिस तरह से पेट्रनाइजिंग तरीके से हमसे बात कर रहे थे, पेट्रनाइजिंग यानी कि हिंदी तो ठीक नहीं, मतलब नीचे देख के बात कर रहे थे। और मैंने उस समय कहा था, हेजेमनी ऑफ द वेस्टर्न मीडिया हैज टू एंड। आप हो सके तो उसको देख लें। और मैंने उनको उनकी भाषा में, उनके तरीके और उनके फैक्चुअल बेसिस को लेके मैंने कहा था, हेजेमनी ऑफ वेस्टर्न मीडिया हैज टू एंड, यानी कि पश्चिमी मीडिया का जो एक दबदबा है, हम तब तक आजाद नहीं हो सकते जब तक पश्चिमी मीडिया के दबदबे को हम भारतीय स्टाइल में, भारतीय संस्कृति से, भारत के धरती से हम इसको चैलेंज नहीं करते। और मैं आज खुलकर कह रहा हूं, हम नहीं जानते ये कैसे होगा, मगर मैंने कुछ भी सोच के कभी कहा नहीं है। नहीं तो मैं तो रिपब्लिक शुरू ही नहीं करता, पैसे भी नहीं थे, कुछ नहीं था। मगर मुझे आशा है, विश्वास है कि जब हम ये शुरू करेंगे, इसमें आप सब लोग, मैं हाथ जोड़ से आप सब लोगों से समर्थन चाहूँगा। हमें ना पैसा चाहिए ना कुछ, मगर हमें विश्वास चाहिए भारत के लोगों का कि ये हो सकता है। और मैं पूरे जितने हमारे देश के नौजवान पत्रकार हैं, इनको लेकर हम इसको कोशिश करेंगे और इस चैनल, इस नेटवर्क के ऑफिसेज पूरे दुनिया भर में होंगे। यही हमारी कमिटमेंट है हमारे देश के लिए, वो आगे ले जाएंगे। दोस्तों, मैं और कुछ नहीं कहूँगा, मंजिलें बहुत हैं। हमारे लिए राष्ट्र सर्वोपरि एक सिद्धांत है जिस पर किसी भी कीमत पर कुछ भी हो जाए, हम कभी भी समझौता नहीं करेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच सर, आपके इन्हीं शब्दों से हमें सुन रहे थे अर्नब गोस्वामी को सीधे रिपब्लिक मीडिया नेटवर्क की राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन से। और आइए, अब आपने अर्नब को सुन लिया तो आपको सीधे लिए चलते हैं, दिखाते हैं। अर्नब गोस्वामी ने कुछ वक्त पहले स्मृति ईरानी से बातचीत की है, जरा सुनिए। स्मृति ईरानी से अर्नब गोस्वामी ने सवाल पूछा, मुंबई में आतंकी याकूब मेमन की जो कब्र और उसका सौंदर्यीकरण हुआ, उस पर अर्नब ने स्मृति से सीधा सवाल पूछा। सुनिए जरा। स्मृति जी, अभी मैं शुरुआत करता हूं, अनुपम खेर जी ने जो बात कही इधर, तो मैंने इनको सवाल पूछा था कि इस देश में कई ऐसे लोग हैं जिनकी बात को सुन के हमें गुस्सा आता है, और हम राष्ट्रवादी चैनल हैं, हम नेशनलिस्ट चैनल हैं, अंग्रेजी हो, हिंदी हो, बांग्ला हो, हमारे लिए और कुछ मायने नहीं रखता। हम अपने आप को देश के सबसे नंबर 1 पत्रकार या सबसे बेबाक चैनल या फिर सबसे तेज़ चैनल ये नहीं कहते, मगर हम कहते हैं हम राष्ट्रवादी हैं। और इसलिए हमें गुस्सा आता है जब लोग राष्ट्र के खिलाफ बात करते हैं। और बहुत गुस्सा आया था पिछले हफ्ते जब मुझे पता चला कि जिस शहर में मैं रहता हूँ, मुंबई में, वहाँ पर याकूब मेमन के लिए एक मेमोरियल बनाई जा रही है। याकूब मेमन के लिए मार्बल की मेमोरियल बनाई जा रही है याकूब मेमन के लिए। और गुस्सा आता है जब लोग अफजल गुरु कहते हैं, अफजल हम शर्मिंदा हैं, तेरे कातिल जिंदा है। मगर अनुपम खेर जी को, जो मैं जिनको बहुत मानता हूं, मेरे बड़े भाई की तरह, उन्होंने कहा अर्नब आप इग्नोर करो। और मैंने सुना और अब तक मैं सोच रहा हूं अनुपम जी कि मुझे थोड़ी प्रॉब्लम होती है इग्नोर करने में। आपकी क्या पॉइंट ऑफ व्यू है इसको लेकर? देखिए, सहनशीलता सदैव एक राष्ट्रवादी का श्रृंगार नहीं हो सकता। बार बार ये कहना कि सर झुकाकर सब कुछ सुनो, सब कुछ सहो, यही तुम्हारा संस्कार है, ये किसी भी राष्ट्रवादी को मंजूर नहीं। आप अनुपम खेर जी की तरफ संकेत दे रहे हैं, ठीक उनके साथ पुष्पेंद्र जी बैठे हैं जी। तो शायद मेरे धर्म का, मेरी कौम का, मेरे समुदाय का अगर कोई विशेष अंश है तो वो ये कि हर प्रकार का तर्क रखने वाला आपको व्यक्ति मिल जाएगा। कुछ जो सज्जनता से कहें, कुछ जो संवेदनशील हैं, कुछ जो सहनशील हैं,
लेकिन कुछ जो ठोस मुद्दों पर क्रोधित होने से भी शर्माते नहीं हैं, क्योंकि सालों साल से समाज में ये कहा गया है कि अगर गाल पर एक चांटा मारा जाए तो दूसरा गाल आगे कर दो। जी, प्रश्न ये उठता है कि दूसरा गाल कब तक और क्यों आगे बढ़ाओ। प्रश्न ये उठता है कि जिनको आप इग्नोर करते हैं वो आपकी चुप्पी देखकर कानून को किस मर्यादा तक खींचते हैं और कितने आनंद के साथ उस कानून को तोड़ते हैं। तो अगर आपको गुस्सा आता है कि एक आतंकवाद में लिप्त व्यक्ति की संगमरमर की क्यों एक दहलीज बनाई जाती है, मज़ार बनाई जाती है, तो ये क्रोध आपको हाइपर नेशनलिस्ट नहीं, एक राष्ट्रवादी बनाता है। क्योंकि अगर आतंकवाद का धर्म नहीं तो आतंकवादी की मज़ार कैसे हो सकती है। स्मृति ईरानी याकूब मेमन पर बोल रही थी। असदुद्दीन ओवैसी भी आए थे, हिजाब पर उनसे सवाल पूछा गया। असदुद्दीन ओवैसी हिजाब के हक में बोल रहे थे। सुचरिता ने उनसे बात की, जरा सुनिए ओवैसी ने क्या कहा। ओवैसी साहब, कल कोर्ट ने सीधे सीधे कहा कि ये शैक्षणिक संस्थानों का अधिकार है कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म होगी। मैं हिजाब के संदर्भ में आपसे ये सवाल पूछ रही हूँ, यानी शैक्षणिक संस्थान ये तय कर सकते हैं कि उनके यहाँ क्या यूनिफॉर्म हो। अब जब आप यूनिवर्सल, आप एक तरफ इक्वालिटी की बात करते हैं, हर तरफ एक सर्वभाव हो, ऐसे में अगर इक्वालिटी उस क्लासरूम में हो जहाँ बच्चे पढ़ने जाते हैं तो उससे असदुद्दीन ओवैसी को दिक्कत क्या? सबसे पहली बात तो ये कि मैडम, आपके एडिटोरियल टीम को, अर्नब गोस्वामी को, उनको फायर करना चाहिए। इतना गलत सवाल आपसे करवा रहे हैं। कोर्ट ने क्वेश्चन किया, जब बहस हो रही थी, क्या जजमेंट दे दिया कोर्ट ने? नहीं दिया कोर्ट ने, अभी भी आर्गुमेंट होगा। दूसरी बात ये, आपको और आपके दर्शकों को समझना चाहिए कि भारत के संविधान के फंडामेंटल राइट्स, कोर्ट की टिप्पणी, मैडम वो जजमेंट नहीं है। जजमेंट नहीं है, मैंने नहीं कहा जजमेंट है, मैंने कहा कोर्ट की टिप्पणी है। सुनिए, तो अब आप बोल रहे हैं, पहले आपने कहा कोर्ट ने ऐसा कह दिया। दूसरी बात सर, अभी तो हियरिंग चल रही है, फैसला कैसे आ जाएगा? बेटे को भिजाता हूं या आप भिजाते हैं? हाँ, तो ठीक है, सुन लीजिए, आप इसलिए करेक्ट कर रहा हूं आपको, आपने गलती मान लिया। तो क्या मैं अपने फंडामेंटल राइट्स को स्कूल की गेट पर छोड़ देता हूं? नहीं छोड़ देता हूं। तीसरी बात, क्या हिजाब पहनने से किसी और के फंडामेंटल राइट्स मुतासिर हो रहे हैं? नहीं हो रहे हैं, मेरी बेटी पहन रही है। चौथी बात, ये इस्लाम का एसेंशियल रिलीजियस प्रैक्टिस है। पांचवी बात, आर्टिकल 29 में राइट टू कल्चर का मुझे राइट है। छठी बात, राइट टू कॉन्शियस फंडामेंटल राइट है। आप कैसे मुझे रोकेंगे? कैसे रोकेंगे मुझे आप? मैं संविधान की बात कर रहा हूं आपसे। ओवैसी साहब, एक तरफ आप कहते हैं कि मुसलमानों की शिक्षा के लिए, बच्चों की शिक्षा के लिए पिछली सरकारों ने कुछ नहीं किया। आज हिजाब के नाम पर, ये कोर्ट में कहा गया उन वकीलों की तरफ से जो हिजाब को डिफेंड कर रहे थे, कि हिजाब के नाम पर 17,000 बच्चों ने स्कूल जाना बंद कर दिया। अब ऐसे में आपको लगता है ये सही कदम है, हिजाब के नाम पर शिक्षा छूट जाए? कि तो आपने किया ना, आपसे मुराद भाजपा की सरकार ने किया। आपने मजबूर किया उनको गवर्नमेंट के स्कूल छोड़ने के लिए। भाई, उन गवर्नमेंट स्कूलों में दूसरे रिलीजन के रिलीजियस सिंबल्स अलाउड होंगे और इस्लाम का रिलीजियस सिंबल अलाउड नहीं होगा। ये नाइंसाफी नहीं है तो क्या है बताइए आप? और बॉक्सिंग में, बास्केटबॉल में हिजाब पहनकर आप बॉक्सिंग लड़की कर सकती है, आप स्कूल में नहीं पहनने दे रहे उसको। क्या बात है बताइए आप? और आपको आपने ये कानून लाया क्यों? आप तो महरूम कर रहे हैं बच्चियों को तालीम से। और गवर्नमेंट स्कूल है, गवर्नमेंट स्कूल तो सबके पैसे चलता है ना। आर्टिकल 29(2) पढ़ लीजिए आप, भारत के संविधान आर्टिकल 29(2) का वायलेशन। तो ओवैसी को सुन रहे थे जो हिजाब पर बोल रहे थे। रिपब्लिक भारत की समिट में, राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन में बाबा रामदेव भी आए थे। उन्हें सुनिए जरा क्या कहा उन्होंने। सच में इस देश के सभी लोगों के दिल की भावना और आवाज है और उनको स्वर देने का काम रिपब्लिक भारत कर रहा है। इसलिए अर्णव जी के लिए, हमारे ऐश्वर्या जी के लिए और सारी टीम के लिए जोरदार बधाई होनी चाहिए। ये हिम्मत, ये शौर्य, ये वीरता, ये पराक्रम, ये जोश, ये जुनून अपने दिल में कि हमें देश को सबसे ऊपर रखना है। कुछ लोग हैं जिनके लिए इस्लाम सबसे ऊपर है, कुछ लोग हैं जिनके दिल में
ईसाइयत सबसे ऊपर है। प्रॉफिट मोहम्मद साहब के प्रति आप विश्वास रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। ईसा मसीह को अपना आप गुरु भगवान जो मानना है आप रखिए, कोई आपत्ति नहीं है। लेकिन जब देश की बात आए तो देश को सबसे ऊपर रखना चाहिए, सबके लिए है। और यही राष्ट्रवाद है कि धर्म मजहब सबसे ऊपर नहीं, मत पंथ सबसे ऊपर नहीं, सबसे ऊपर देश है। और जब देश सबसे ऊपर होता है तब ये घिनौने षड्यंत्र नहीं होते जिनके अभी हमारे पत्रकार बंधु वार्ता कर रहे थे कि इतिहास गलत पढ़ाया गया। अब कब तक कहते रहेंगे कि इतिहास गलत पढ़ाया जा रहा है, उसको सही भी तो करने का वक्त आ गया है। तो मैं आज आपको एक आश्वासन दे रहा हूं, अभी हमने भारतीय शिक्षा बोर्ड का गठन कर दिया है। मैं देवतुल्य राष्ट्र के प्रधानमंत्री को इस बात के लिए धन्यवाद देता हूं कि आजादी के 75 वर्ष बाद ही सही शिक्षा की आजादी के लिए एक प्रयास को उन्होंने और आइए, सर्वोपरि सम्मेलन के अंत में गायिका मालिनी अवस्थी भी पहुंची थी। सुनिए जरा लोक गायिका मालिनी अवस्थी के कुछ ऐसे गीत जो अमूमन कम सुनने को मिलते हैं। सुनिए जरा। सुन लागे दिया बिनु मंदिर मांग सिनुर बिनु हो, अरे ललना वैसन सुन तिरिया गोद एक अरे संतति हो। जैसे सिंदूर के बिना क्या मांग, जैसे वो मंदिर नहीं जहाँ दिया न जलता हो, ऐसे स्त्री पूर्ण होती है। अब लिबरल्स इस पे एतराज करेंगे, लेकिन स्त्री पूर्ण होती है जब उसको संतान उसकी होती है। संतान कैसी हुई? बड़ बड़ू पैया जतनावा उपचरवा जतनावा, अरे भैलिन हो अरे ललना जब ले, अरे राम जी के कृपा भैल ललना अरे जनमय हो। बड़ी मैंने पूजा करी, उपाय किए, राम जी की कृपा हुई तो संतान का जन्म हुआ। पुतवा को देवो में देसवा, किसे हुआ में देसवा, किसे हुआ में हो। अपने बेटे को मैं देश की सेवा में दूंगी। पुतवा को देवो में देसवा, किसे हुआ में देसवा, किसे हुआ में हो। के ललना बाढ़ हुई हैं, देसवा के काम गई हैं, जन्म हमार सफल हुई है हो। के ललना बाढ़ हुई हैं। मैं अपना जब बेटा पैदा होगा तो मैं उसको देश की सेवा के लिए अर्पित करूंगी। मेरा बेटा जब देश में बड़ा होगा, देशवा के काम आई है, जब वो देश के काम आएगा तो जन्म हमार सफल हुई, तो उसको जन्म देने में मेरा जन्म सफल होगा। राष्ट्र सर्वोपरि सम्मेलन का समापन मालिनी जी की सुरीली आवाज के साथ हुआ। फिलहाल ये भारत की बात है में इतना ही। आप अपना बहुत ख्याल रखिए। एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं, लौट रहे हैं कुछ और बड़ी खबरों के साथ।